नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। लंबे इंतजार के बाद इंडी गठबंधन ने पहली सीढ़ी पार कर ली है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस अर्थात गठबंधन हो गया है। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि हर बार मुसलमानों ने अखिलेश यादव को खूब वोट दिया है, लेकिन वो कभी भी बीजेपी को हरा नहीं पाए हैं। तो दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पेच बहुत बुरी तरह से फंस गया है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। हम होंगे कामयाब। आज की पॉलिटिकल डिबेट सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन पे इसी विषय पर व्यूअर्स। गठबंधन होगा, शीट शेयरिंग को लेकर होगा। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। अंत भला तो सब भला। कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लंबी खींचतान और दोनों तरफ से जहरीले शब्द बाण के बाद आखिरकार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन परवान चढ़ गया। लेकिन जिसे अखिलेश यादव अंत के तौर पर देख रहे हैं, वो असल में अभी सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में ख़ास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। पीडीए में आप हैं कहाँ? वो तो पिछड़ा, दलित और आदिवासी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता खुद ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक नहीं है। तो आप वहां कर क्या रहे हैं? लेकिन यूपी से विपक्ष के लिए गुड न्यूज सामने आते ही दिल्ली में मामला बिगड़ गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने दिल्ली में 4 सीट मांगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बिदक गई और गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा। वैसे यूपी में 2019 का रिजल्ट देखें तो कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत पाई थी, जबकि एसपी और बीएसपी गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में सपा कांग्रेस का अलायंस विपक्ष के लिए सियासी संजीवनी साबित होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। तो क्या बनेगी अपनी बात, विपक्ष कह रहा है। और बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर विपक्ष के खेमे से आई है। 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर क्या कमाल दिखा पाएगी। लेकिन पिछली बार एक साथ आए थे तो कमाल नहीं दिखा पाए थे, और एक बार पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करने के लिए आई थी, लेकिन पॉलिटिकल धमाल हो गया था। यानी कांग्रेस और सपा की ऐतिहासिक हार हो गई थी उत्तर प्रदेश में, और जब से बीजेपी तब आई अब तक रही। तो 2 लड़कों की जोड़ी के सियासी दमखम का विश्लेषण निका आज देख लेते हैं, क्योंकि दम पहले भी निकल चुका है। 2019 लोकसभा चुनाव, कुल सीट 80, सपा बसपा तब सबसे मजबूत गठबंधन कहा गया। लेकिन रिजल्ट क्या आया? समाजवादी पार्टी की 5 सीट, 18% वोट, बहुजन समाज पार्टी की 10 सीट, 19.43% वोट, यानी 19% से वोट ज्यादा। कांग्रेस की 1 सीट, 6% से ज्यादा वोट। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जब साथ आए, यानी बुआ और अखिलेश जी, क्योंकि अखिलेश जी बुआ कहते हैं मायावती जी को, तो दोनों जब मायावती और अखिलेश साथ में आए, उसका उस दम के साथ भी वो बीजेपी का पॉलिटिकल दम नहीं निकाल पाए। लेकिन अब ये और सपा, यानी कांग्रेस और सपा साथ में आएंगी तो कितना दम निकाल पाएंगे, ये बात करेंगे। 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव,
पहली बार जब दो लड़कों की ये जो जोड़ी थी ये साथ आई थी, 47 सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को, 21% वोट था, और कांग्रेस को मिली थी 7 सीट, इनका 6% वोट था। कांग्रेस का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में लगभग 5, 6, 6.5 के आसपास रहता है, यानी तब ये साथ में आए थे और रिजल्ट ये हुआ था कि एक बड़ी हार हुई थी, ऐतिहासिक हार हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी। मुझे आज भी याद है, गृह मंत्री अमित शाह तब बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, बनारस में मैं इंटरव्यू कर रहा था, मार्च का महीना था, 7वें राउंड से पहले 6ठे राउंड के बाद वो इंटरव्यू था, और अमित शाह ने बोला था कि हम अपनी गिनती 250 सीटों से शुरू करेंगे, और ये इंटरव्यू में कोट किया था, और शायद यही हुआ। बीजेपी 300 पार, ऐतिहासिक मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आंकड़ों का निचोड़ आपके सामने लाना जरूरी है। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष का हर गठबंधन फेल हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी। नरेंद्र मोदी ने जाति को काटा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ ही साथ जो क्षेत्रवाद होता है, साथ ही साथ जो जातिवाद होता है, उसको धराशायी कर दिया है। 2014 के बाद तमाम गठबंधन फेल हुए हैं, लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है, यूपी में गठबंधन वाला फ्लॉप फॉर्मूला क्या 2024 में कमाल दिखा पाएगा? आज ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर बड़े बाजे गाजे के साथ स्वागत हो रहा है, और कहा जा रहा है कि अब राहुल और अखिलेश आएंगे और मोदी को उखाड़ ले जाएंगे, यानी पॉलिटिकली। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, अनुराग भदौरिया है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें सेकंड टर्म भी मिला है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता हैं, एमएलए और वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, आपका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लेफ्ट के नेता है, असीम वकार, प्रवक्ता AIMIM के। आज इनकी खबर हेडलाइन है लगातार, इन्होंने जो बयान दिया है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है न्यूज 18 के इस मंच पर। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न यह है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर तो आई, लेकिन ये जोड़ी तो पहले भी बन चुकी है, लेकिन तब तो दमखम तो तब भी दिखाया था, लेकिन पॉलिटिकल दम निकल गया था। तो इस बार उम्मीद क्यों है? देखिए अमीर जी, यूपी की जनता कर रही है वंदन, हो गया शक्तिशाली गठबंधन। मजबूत है पहले से अखिलेश, साथ में अब आ गई कांग्रेस। जनता ने अब की किया विचार, जो कहते थे 400 पार, अब की बार उनकी तय है हार। अब कौन बात के डर बा, जब यूपी के लड़कन संग बा। अंत भला तो सब भला। अब सुधांशु जी से पूछिए कि ये तो रोज चिल्लाते रहते थे, कहां गठबंधन है, कहां गठबंधन है। पता क्यों चिल्लाते थे? ये तो सोचते थे ना हो पाए, किसी तरह से कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये तो लगातार लोगों को तोड़ने में लगे थे। कभी जाके महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, कभी पंजाब में भागे घूम रहे हैं, तोड़ तोड़ कहीं से लाएं, किसी तरह से कुछ लेके आए, क्योंकि इनको डर सता रहा है, क्योंकि इनकी हार तय है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। ये नेता को तो तोड़ सकते हैं, जनता को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जनता वंदन कर रही है। अभी तो आपने भी नेता को जोड़ा है, अभी आपने भी तो पॉलिटिकल पार्टी और नेता को ही जोड़ा है आपने। जनता को तो पता लगेगा कितनी जनता जुड़ेगी। मैंने एक विश्लेषण बताया, और मैं चाहता हूं उसके ऊपर आप 30 सेकंड से उस पर विचार करें और इत्मीनान से सवाल को सुने। सवाल यह है कि सपा बसपा का गठबंधन अचूक गठबंधन था। उस गठबंधन का मैं वोट शेयर की बात करूं तो नियरली 40%। वो गठबंधन बीजेपी को 64 सीटें लाने से नहीं रोक पाया। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो अमूमन 5-6%, 6.5% रहता है ऑन अ हायर साइड। आपका वोट शेयर 20, 21, 18 इसके इर्द गिर्द रहता है। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली आप जो बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं वो इक्वेशन में दिखाई देगी? कहीं हवा के बतौले तो नहीं है, बातों के बताशे तो नहीं है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच सकती, कोई बुराई नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती रहती है, 400 पार नहीं होंगे उनके, अब की 150 पार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था अभी, और समाजवादी पार्टी 36% वोट लेके आई थी, और 121 सीटें थी हमारे जो साथियों के मिला के। आज भी हमारे पास 111 सीटें हैं। लेकिन जिन गठबंधन के साथ हम लड़े थे वो अलग लड़े। अब उनकी कितनी सीटें आई हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत दिन पे दिन होती जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब 2022 के बाद पहले आप देखो, अभी एक घोसी का उपचुनाव हुआ,
समाजवादी पार्टी जीती वहां पे कम से कम 45,000 वोट से, और सुधांशु जी की पार्टी तो धरातल में चली गई, वहां पे खोजे नहीं मिली। जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तोड़ के ले गए थे उसकी जमानत ही किसी तरह से बची है, उनको ही पता बहुत होगा। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपस में बातचीत करके इस गठबंधन को बनाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव की फाइनल राउंड में बातचीत हुई और उसके बाद गठबंधन बना है। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार बनारस से कांग्रेस का कैंडिडेट हुई होगा और इस पर सपा भी राजी हो गई है। सुधांशु जी, आप इंकार करते रहे लेकिन यहां पॉलिटिकल इकरार हो गया, बताइए। और दो लड़कों की जोड़ी अब सामने है आपके मैदान के अंदर, और इस बार अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर पाएगी 150 पार देश में, और यूपी में तो कहते हैं 10-15 आ जाए तो मुश्किल है। अमित जी, अभी मैं थोड़ा विलंब से ज्वाइन किया, मगर जब अनुराग जी के साथ डिबेट करते हैं तो मैं पूरा सुन नहीं पा रहा था, मगर एक अलग आनंद होता है जी, क्योंकि कानों के साथ साथ आंखों को भी सुख मिलता है, क्योंकि ये भाव भंगिमा और काफी नृत्य शैली में भी अच्छी डिबेट करते हैं। तो मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था ये कुछ पंक्ति सुना रहे थे कि हो गया गठबंधन, तो बैठे बैठे मेरे भी दिमाग में बात आई और मैं अनुराग जी से कहना चाहूंगा बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ अखिलेश ने वखिलेश वालों के साथ कर लिया गठबंधन। दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट से, चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन कि अब दोनों एक दूसरे का कैसे करेंगे अभिनंदन, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं एक यथार्थ की बात भी बताना चाहता हूं। देखिए, दोनों का जो ये अलायंस हुआ है ये पहली बार थोड़ी हुआ है। अरे भाई, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ज्वाइंट ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और तब राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे, और सोनिया गांधी जी 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती थी, जो कि सोनिया गांधी जी का न्यूनतम विक्ट्री है। रायबरेली में जो कांग्रेस जीतती रही है जब जब, तो सबसे न्यूनतम मार्जिन ऑफ विक्ट्री था तब जब सपा ने पूरा किया था अभिनंदन। तो मान्यवर, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा अभी अमीश ने बताया कि दोनों मिलकर एक हुए थे, मगर हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। और एक और मैं अच्छी बात बताऊं, अभी आपने बोला, अब पता नहीं इसमें कितना सच है, कि प्रियंका जी के इनिशिएटिव के ऊपर अखिलेश जी से बातचीत हुई और गठबंधन हुआ। तो यह भी बात एक स्पष्ट हो गई कि भैया अब ये 2 लड़के नहीं, अब बहना और भैया की जोड़ी हो गई है। यानी अब राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गए, यह भी सिद्ध हो गया। तो अब सोचिए कांग्रेस कहां से कहां तक आई। अमित जी, हम लोग बच्चे थे, 1980 की बात है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तो कांग्रेस ने नारा दिया था इंदिरा लाओ देश बचाओ। यानी तब कांग्रेस की हैसियत मानी जाती थी कि वो आएगी तो देश बचेगा। अब जब हम लोग जवान हो गए थे, ये 1998 की बात है, 97 के दिसंबर में जब सोनिया जी को लाने की बात थी, तो नारा संकुचित हो गया था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश बेच गया, कांग्रेस बच जाए। आज अगर आपकी बात सच मानी जाए तो प्रियंका लाओ गठबंधन बचाओ। अरे भैया, एक गठबंधन मिल जाए उतना काफी है। परंतु एक यथार्थ की बात, अनेक प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बना के देख लिए गए। ये भी देख लीजिए, मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भैया बबुआ और बुआ जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। जी जी जी, अनुराग आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी की 150 सीटें आ रही हैं और यूपी में 15 आ रही हैं? आपकी कितनी आ रही हैं? अपना नंबर बताइए ना, आप कितनी आ रही हैं? लास्ट टाइम आपने 55 बोली थी तो 5 आई थी। तो लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने मेरे कार्यक्रम में 55 बोली थी, 5 आई। इस बार देखिए, इस बार 80 पे 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी को अभी खोजना पड़ेगा कहां जीते कहां ना जीते। लेकिन एक तो सच है, इंडिया गठबंधन ने, जैसे अनुराग भदौरिया इंडिया गठबंधन के हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, हमने कविता पाठ किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले भी कविता पाठ करने लगे। माने नृत्य हमारे हिसाब से, अगर हम जो कुछ करेंगे तो वही वो करने लगे। उनको पता है यही करने से अब कहीं कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में, तभी तो नकल करने लगे ना। यही लोग हैं जो नीतीश जी को क्या क्या कहते थे, फिर उनको अपने गले लगाते हैं। कहते थे नीतीश जी नहीं है अच्छे, और जैसी सत्ता की मलाई देखी, अब लगने लगे हैं आपको बहुत नेक। क्या बात है। तो आपके लिए तो हालत यह है कि जिनको आप भ्रष्टाचारी बोलते हो लेकिन सत्ता के लालच में वो सदाचारी हैं, जिनको आप परिवारवाद बोलते थे लेकिन सत्ता के लालच में वो सब कोई बात नहीं है, सब बातें निराधार हैं। लेकिन आपके साथ समस्या ये हो गई सुधांशु जी, आप जाएं तो जाएं कहां?
आप जिस आरोप लेके चलते हो, आरोप सब आप पे साबित हो जाते हैं। ठीक है, गठबंधन जवाब। आपका कितने दलों से है, फिर आप गठबंधन पे बोलेंगे कैसे? फिर आप कहेंगे भ्रष्टाचारियों को भी आप अपने साथ ले लेते हैं, फिर बोलेंगे परिवारवाद भी आप अपने साथ पार्टियां ले लेते हैं। तो आप एक किस व्यक्ति बात पे बहुत खुश लड़ेंगे? है, वो है विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव बहुत खुश है। वो बार बार कह रहे थे देखिए अलायंस होगा, कहीं तो होगा। वो जब ब्रेक में भी बैठते थे बोलते हैं अमीश जी आपको मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं तो अलायंस होगा और एक दिन अच्छी खबर आएगी। वो एक दिन आज आ गया, अच्छी खबर आ गई। तो विवेक जी, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं। विवेक जी, ये अलायंस अच्छी खबर है और ममता जी के साथ अलायंस टूटना भी अच्छी खबर है और आपका अलायंस ना होना भी अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। नहीं, मैंने तो कल ही आपको कह दिया था कि एक सीट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और फाइनलाइज हो जाएगी। और सपा के प्रवक्ता भी थे और सब लोग, हम लोगों की तरफ से तो तैयारी पूरी थी। और पहली चीज तो दूसरी खुशी ये भी है कि आपको आज लेफ्ट को भी कोई सीट मिली है यूपी में क्या? एक सेकंड, ये राज्यसभा हमारे में पास डिटेल नहीं आई है। नहीं, लेफ्ट को भी कोई सीट मिली है उत्तर प्रदेश में क्या? क्योंकि चंद्रशेखर रावण को एक सीट मिली, आप लोगों को तो नहीं मिली मेरे ख्याल से। नहीं तो वो कोई बात नहीं, वो तो देखा जाएगा आगे कैसे किसको कैसे समर्थन हम दे रहे हैं। आईएनडीआईए इंटैक्ट है, आईएनडीआईए लड़ रहा है और मैं सुधांशु त्रिवेदी को बधाई देना चाहूंगा, कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। सेकंड टर्म में राज्यसभा में आए हैं। मैं आपका आइडियोलॉजिकल प्रतिद्वंदी हूं, लेकिन फिर भी आप एक स्प्लेंडेड प्रवक्ता हैं और मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। सो इट इज ऑलवेज गुड व्हेन गुड पीपल कम इन द राज्यसभा। हाँ, मंत्रालय कभी मिले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मत लीजिएगा। आपके मंत्रालय के बाहर सबसे पहले तो लाल झंडा लेके मैं ही बैठूंगा फिर। ठीक तो इन लाइटर वेन। लेकिन इंडिया, हाँ, आईएनडीआईए का गठबंधन देखिए बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा टाइप आगे हुआ है। बिहार के अंदर तेजस्वी और राहुल लीड कर रहे हैं। यहां यूपी के अंदर अखिलेश और राहुल आगे बढ़ चुके हैं और उसमें ज्यादा बाल की खाल निकालना कि बंगाल में तो ममता लीड कर रही हैं। बंगाल में ममता लीड कर रही हैं और कांग्रेस, और दिल्ली में कौन लीड कर रहा है, कांग्रेस या अरविंद केजरीवाल? जैसा एक एक करके बता दीजिए। देखिए, मैं आपको एक विश्लेषण जो मैं नॉर्मली मीडिया के सामने बोलना नहीं पसंद करता। देखिए, सपा का और बसपा का टाइप हुआ था और उससे बहुत सारी उम्मीदें थी पिछली बार, लेकिन बहुत समय से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते आए थे, तो कहीं ना कहीं कैडर जो है वो उस तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाया, जिसकी वजह से रिजल्ट पिछली बार अनुकूल नहीं रहा था इस गठबंधन का। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें वो बात नहीं है। एक तो आइडियोलॉजिकली काफी सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसे वोट बैंक की बात और अरविंद केजरीवाल, चले आप इतना विश्लेषण करें तो ये भी कह दीजिए ये आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की सरकारें गिरा के आई, तो कैसे करेगी गठबंधन? आप इतना विश्लेषण कर रहे हैं तो मतलब बताइए। देखिए, दो चीजें हैं, पंजाब और दिल्ली दोनों में मैं आपको बता देता हूं, पंजाब और दिल्ली में दो चीजें हैं। एक होता है नेतृत्व का जुड़ना, कि साहब शीर्ष नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस ने टाई अप किया, और एक होता है ग्राउंड लेवल पे उन पार्टियों के कार्यकर्ता भी क्या एक दूसरे के साथ एक तालमेल बिठाने में तैयार हैं, नहीं है, क्या इक्वेशन है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो कई बार ये जरूरी नहीं होता है कि आप इकट्ठे ही लड़ें, पोस्टपोल समर्थन देंगे सब एक साथ। पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंडली लड़ाई नहीं होती है, यही बात आपको बता रहा हूं। एक कैंडिडेट दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ता है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, योर टर्न, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू विवेक श्रीवास्तव एंड अनुराग भदौरिया। देखिए, विवेक जी ने जो भी हमारे लिए सद्भावना व्यक्त की उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, परंतु आगे की जो आपने बात कही भाई साहब, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तो आपे लोग विरोध में हो जाते हैं। अब कहते हैं ना खुदाई होनी चाहिए, ना रडार मैपिंग होनी चाहिए, और ना ही किसी भी चीज का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होना चाहिए। तो एविडेंस बेस्ड चीजों के अचानक आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ज्यादा सूट करेंगे। विषय पे आते हैं। अरे जनाब, वो आपने अपने टर्न पे बात करी है, वो विषय को छोड़िए। अभी तो आप अपने एक सांसद लाने का प्रयास करिए। देखिए, इनकी व्यक्तिगत शुभकामना के लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं, परंतु फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं था। ये अभूतपूर्व घटना थी भारत के इतिहास की। तो इसलिए इस बार हम इनको आशा करते हैं कि हो सकता है इनके कुछ एक दो सांसद जब अवश्य चुन के आए, ताकि ये भी अपनी आवाज मुखरता के तमिलनाडु से थे, जो कि कई मुद्दों के ऊपर दाश थोड़ा अगेंस्ट चली जाती है, कोई बात नहीं, उसके बाद भी होगी। परंतु आज की इस पे आते हैं। देखिए, इन्होंने अभी एक बात कही तो मैं एक और विश्लेषण बताना चाहता हूं। सपा बसपा का गठबंधन होकर भी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ? आप ये बात देखिए, कारण क्या है
कि सिर्फ ऊपर के लेवल पे पॉलिटिकल इक्वेशन से काम नहीं चलता है जब तक नीचे केमिस्ट्री ना हो। यही तो अब कह मैं रहे एक फैक्ट बताना चाहता हूं, यही तो कह रहे हैं। देखिए इसमें मैं उसी विवेक ने यही कहा, लेकिन क्या आपको लगता है ये अलायंस आपको कड़ी टक्कर दे सकता है? मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन असीम वकार को भी कुछ कहना है, राजेश जी को भी कहना है। एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं सुधांशु। राजेश गुप्ता वेट कर रहे हैं। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी के पे तो खबर यही है कि अलायंस फिलहाल तो दिल्ली में नहीं हो रहा है, और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अलायंस में कांग्रेस ने 4 सीटें मांगी है, इसलिए अलायंस नहीं होने जा रहा। अगर कुछ और जानकारी है तो दीजिए। नहीं अमीश भाई, मुझे नहीं पता आपके सूत्र क्या है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हम पूरे ताकत के साथ में अलायंस के साथ में खड़े हुए हैं, और दिल्ली में जो अभी तक बात आप सुनते आ रहे थे, जो आपने ऑफिशियल बातें सुनी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वही है। तो ये तो है बात नंबर 1। ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल बात है कि 6 कैंडिडेट, आपने बोला कि हम 6 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 1 पर हम वेट कर रहे हैं 1 सीट के लेकर, यही बात बोली। अगर कुछ इसके अलावा बोला तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल, हमने ऑफिशियली यही कहा, और जो कांग्रेस के जो लोग पहले कहते थे वो 4-3 के ऊपर बात करते थे, तो अभी उसके ऊपर बैठ के बातें होंगी। लेकिन यह है कि अलायंस पॉजिटिव है। अब वो क्या बैठता है 4-3, 3-4, 6, पंजाब में पॉजिटिव नहीं है ना, पंजाब में तो अलायंस नहीं होगा, पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो पंजाब में खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली में साथ लड़ सकते हैं। सुनिए, पिछली बार भी मैंने ये तो होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह पे होता है। अब जेडीयू कहीं किसी पे साथ में लड़ती है, कभी बीजेपी के खिलाफ लड़ती है कई स्टेट्स के अंदर, प्राइम पार्टी नहीं है ना वो वहां पर। कांग्रेस की सत्ता से छीनकर आपने पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को हटा के आपने सरकार बनाई है, तो प्राइम पार्टी है वो। सुनिए, मेरी बात समझिए कि मैंने पहले भी कहा है कि पंजाब के अंदर भाजपा का कोई वजूद नहीं है। वहां पर हम किसके खिलाफ लड़े? मतलब भाजपा तो है नहीं ना, तो किसके खिलाफ लड़े? तो हमें तो जो लड़ना है वो किसके खिलाफ लड़ना है भाई? कांग्रेस के खिलाफ में लड़ना है। लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा अपनी एक पार्टी है, और यहाँ पे कांग्रेस के साथ में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा के साथ में लड़ा जा सकता है। बड़ी साफ सुथरी सी ये बात है। दूसरी बात, जो आपने बार बार आप अलायंस की कहते हैं, तो अलायंस सीट के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ही कर लिया जाए, करा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों को इसकी जरूरत नहीं दिखाई दे रही, और आम कार्यकर्ता और पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी एक तो आप मुझे बहुत लेट लेते हैं, हमेशा बैठा तो टाइम पे लेते हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि भाई आपके सम्मान में हम बैठे रहते हैं। देखिए, अभी सपा का गठबंधन हुआ, आपने बात करी, सुधांशु जी को मैं भी शुभकामनाएं दे देता हूं कि भाई वो दूसरी बार चुन के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो भी कुछ शुभकामनाएं हमें जल्दी जल्दी देंगे, हमारी पार्टी को शुभकामनाएं जो जल्दी जल्दी देंगे। और जो अभी बात हो रही थी कि मतलब इतनी सारी कविताओं में बात होती है, लेकिन मेरे सुधांशु भाई बार बार ये है ना कि टीवी पे जितनी मर्जी फेंक, लेकिन जमीन पे क्या सच्चाई है वो जरा आके देख, और जनता क्या चाहे ये आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से सीखो। हम चाहे इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, चाहे राष्ट्रीय पार्टी बनी, 2 स्टेट्स में हमने सरकार बनाई, लेकिन आप देखिए, आपने कल का मेयर का इलेक्शन देखा, मतलब आज अरविंद जी ने जिस तरीके से बताया कि ये तो भगवान, तो सच बताओ तो हमारे साथ है। आप सोचिए कितने इलेक्शंस ऐसे कैसे हो जाते होंगे। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और जो आपने, मैंने और सुधांशु भाई ने भी देखा, देखिए मैं मानता हूं कि सुधांशु भाई कम से कम इनका जमीर जगा हुआ है, मैं उन लोगों में से इनको मानता हूं। आप बताइए कैसे उसे जस्टिफाई करेंगे? जो वहां पे अनिल मसीह ने करा, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, किस तरीके से एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हारी हुई बाजी को भाजपा के लिए पलटा। तो मुझे लगता है सुधांशु भाई जरूर बोलेंगे, मेरा उन पे इतना यकीन है। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी, और आपको सबसे लास्ट नहीं लिया, अभी असीम वकार वेट कर रहे हैं, असीम वकार वेट कर रहे हैं, आपको लास्ट में नहीं लिया मैंने। ओके, बोलिए डॉक्टर त्रिवेदी। नहीं, मैं तो आपके वेट में बैठा हूं सर। जी, देखिए इनकी दोनों बातों का उत्तर देता हूं शुरू से। पहली बार आपने कहा अगर आप एक भी हो जाएं मान्यवर, तो दिल्ली में पता है भाजपा का पिछले चुनाव में कितना वोट था? 56%, कांग्रेस का 22% और आम आदमी पार्टी का 18%, यानी हम 56% वोट पे दिल्ली की 7 सीटें जीते थे। तो अगर उसको आंकड़े को माने तो आपके मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपने कितनी मजेदार बात कही, आपके केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब हम वोट चुरा लेते हैं, इसलिए कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, तभी आप दिल्ली में 90% और पंजाब में 90% सीटें जीत जाते हैं। मतलब गजब का आप तर्क दे रहे हैं। 67 और 63, 62 सीटें 70 में, जो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने 70 में 67 सीटें नहीं जीती, और वो कहते हैं वोट चोरी हो गई। जनाब, चोरी वो नहीं हो गया,
चोरी आप लोगों की विचारधारा हो गई, जो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं कहते थे। अब दूसरा एक बात कहता हूं, आपने कहा चंडीगढ़ का निर्णय, उस पर भी मैं बोलता हूं, मैं उससे बचने का प्रयास नहीं करूंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो शिरोधार्य है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ना हमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए, ना आपको, चाहे हमारे विरुद्ध आया तो भी हमें कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पर एक सवाल जरूर उठता है, न्यायालय के निर्णय किया है और जो गलत होगा उसके लिए सजा होती है, उसके लिए माफी नहीं होती। पर इसके बाद मैं चाहूंगा कि एक मिनट इंडी गठबंधन वाले सारे उस बयान के लिए माफी मांगे जो राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाके कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी फिनिश हो गई। सुनिए मेरी चुनाव चंडीगढ़ में आपकी बात नहीं है, बताइए अनुराग आपकी बात नहीं है, आपसे नहीं। अरे बात देश की है, बात देश की है भाई, देश की है। अगर चुनाव में इस तरह की धांधली करेंगे तो ओके। राजेश गुप्ता, अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए सुनिए पूरी बात। एक सेकंड राजेश, एक सेकंड, सुधांशु जी कह रहे हैं कुछ। देखिए, कोर्ट का निर्णय आ गया तो हां या ना का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने निर्णय कर दिया, अब निर्णय पे कौन हां या ना बोलेगा, परंतु हां या ना का सवाल वहां उठता है कि अब राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने जवाब राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, भारत में डेमोक्रेसी खत्म है, और उन्होंने जुडिशरी पर भी उठाया था, उनकी सदस्यता भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, और यह निर्णय हम लोगों के खिलाफ आया। तो माफी मांगने का सवाल वहां उठता है जहां राजनीतिक बयान देकर भारत को बेइज्जत करने का प्रयास। ठीक है सुधांशु जी। राजेश जी, सुधांशु जी, जेपी नड्डा साहब ने आदरणीय मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई दी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीतने के लिए। कैसे जीता ये आपने टीवी पे देखा है, आप ये मत कहिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आपने देखा। सुधांशु जी, आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप जो कह रहे हैं वो आपके दिल में नहीं है, आपकी आत्मा कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बात की बात है सर, वो आपने, मैंने, सारी दुनिया ने देखा कि देश में हम कब गठबंधन करेंगे, कब चुनाव होंगे। भगवान का शुक्र है वो ईवीएम से चुनाव नहीं हुए थे, अगर बैलेट से ईवीएम से हुए होते तो पता नहीं वो गिनते भी कैसे सुप्रीम कोर्ट। आपकी आत्मा जानती है कि ऐसे चुनाव के बाद में जीतने में मजा नहीं आएगा। आप लड़ो ना, आप कहते हो आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आपके साथ में विचारधारा है, इतना बड़ा संगठन है, लेकिन फिर भी आपने कहा ना कि दिल्ली में, पंजाब में हमने आपको हराया, गुजरात में जाके हम 5 सीटें लेके आ गए। सुधांशु जी, लड़िए, जमीन पर लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, मैं मानता हूं कि मजा आएगा। आप जीतो, हम जीते, वो बात की बात है, चुनाव तो ईमानदारी। ठीक है, शार्प रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी, शार्प रिप्लाई, देन असीम वकार। ओके सुधांशु, शार्प रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी, शार्प रिप्लाई। मेरा एक गेस्ट वेट कर रहा है, मैं उनको ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता। सुधांशु, शार्प रिप्लाई। मैं सिर्फ शार्प रिप्लाई 3 मिनट, 3 ही सेंटेंस में देता हूं। मान्यवर, आपने जो फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट बोला उस पर बता दूं, पंजाब और दिल्ली में दोनों में आपने कांग्रेस को हराया, हमको नहीं, उनको सत्ता से बाहर किया। दूसरा, आपने कहा ईवीएम होता तो सुप्रीम कोर्ट चेक कैसे करता। आप तो सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25% ईवीएम वीवीपैट वेरीफाइड होती हैं, जिनमें सारा वीवीपैट के थ्रू चेक किया सकता है, और ईवीएम पे आप 90% जीतते हैं भाई। तो ईवीएम पंजाब में सही है, हरियाणा में खराब है, दिल्ली में सही है, हिमाचल में, उत्तराखंड में खराब है, हिमाचल में सही है, यूपी में खराब है। अरे भाई सुनिए, तो अब देखिए गलत बात है, पूरी बात करनी, मैं किसी के नहीं बोलता। अरे भाई मैं किसी के नहीं बोलता, गलत बात है। अब देखिए, जहां अनकंफर्टेबल फैक्ट आया आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सुनिए, ईवीएम राजस्थान में 2018 में सही थी, 23 में खराब है, छत्तीसगढ़ में 18 में सही थी, 23 में खराब है, बंगाल में सही है, असम में खराब है। क्या बताना चाहते जी, लेकिन ये क्योंकि खराब और सही की बात हो रही है, मैं असीम वकार को लेकर आना चाहता हूं। मैं राजेश भाई आपको मौका दे दूंगा, राजेश भाई मैं आपको मौका दे दूंगा। असीम वकार को लेकर आना चाहता हूं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि क्या सही है क्या खराब है। आपको तो पीडीए खराब लग रहा है असीम वकार, आपकी खबर आज सुर्खियों में हर जगह, जो आपने बयान दिया, एआईएमआईएम ने जब बयान दिया, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो पीडीए का जो नारा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। जनाब अखिलेश यादव जी पीडीए कहते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पूरा देश जो उनको सुनता था वो कहता था पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक ऑफिशियली प्रवक्ता ने ये कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है उसमें। तो ये मेरा नारा कैसे हो गया, मेरी तकलीफ कैसे हो गई? ये तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि अल्पसंख्यक कहाँ हैं, और अगर अल्पसंख्यक पीडीए में नहीं है तो मुसलमान कर क्या रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी में, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। गठबंधन हो गया, बहुत बहुत बधाई,
लेकिन अमीश जी, एक थोड़ी सी जनरल सी बात करूं, बड़ी देर में आपने वक्त दिया। बिरयानी सबने देखी पक्की भी, बिरयानी गोश्त, चावल और चावल पे छिड़का हुआ थोड़ा सा रंग, दिखने में तो बिरयानी लगती है, लेकिन जब तक उसमें मसाले ना हो तब तक वो बिरयानी खाने लायक नहीं होती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये जो बिरयानी आप देख रहे हैं, जो गठबंधन देख रहे हैं, ये खाली गोश्त और चावल है, अभी इसमें मसाले नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं मसाला खाने लायक हो, गठबंधन वोट देने लायक हो, तो मसाला AIM पेश करेगी। नहीं सर देखिए, आप फिर मैंने आपसे कहा कि जब तक के मसाला और नमक उसमें नहीं होगा, समझे आप, ये देखिए जी, तब तक खाने लायक नहीं होगी। अभी अनुराग जी तो समझिए, बिरयानी देखना दिखने में अनुराग जी के मुंह में पानी आ गया है, देखने में गठबंधन जैसा है। अनुराग जी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं आसिम वकार की बात के ऊपर, मुस्कुराते हुए सुधांशु। नहीं सर मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक मिनट सुधांशु, कुछ आप ही को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। के बाद अगर आप मुझे 1 मिनट भी पूरा नहीं देंगे तो फायदा क्या मेरे बैठने से? आप बोलिए आसिम वकार, बोलिए जी। हाँ, नहीं देखिए, सुधांशु भाई को तो बहुत बहुत बधाई कि दोबारा राज्यसभा बन गए, और मेरी तमन्ना यह है कि अगली बार चुनाव लड़के लोकसभा में भी जाएं और कैबिनेट मंत्री बने। और एक सिफारिश करूंगा कि जब बन जाइएगा तो मुसलमानों का भी काम कर दिया कीजिए। मुसलमान अगर कोई काम कहें जायज तो उसे कर दिया कीजिए सर। खैर छोड़िए, वो तो मेरी बधाई ले लीजिएगा। देखिए, चुनाव में हम सब जा रहे हैं, 2024 के चुनाव में 1.25 महीना बचा है। लोकसभा चुनाव में जब तक के सांसद जीत कर नहीं आएंगे तब तक सरकार नहीं बन सकती। अब यह जिम्मेदारी अपोजिशन की है कि वो सबसे ज्यादा सांसद जीतेंगे कैसे। ये तो खाली मुसलमानों की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस और सपा आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारे साथ ना चला जाए, मुसलमान तुम्हारे साथ ना चला जाए। ये तो इस बात की लड़ाई हो रही है। ठीक है, समय की बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था, और राहुल गांधी के बयान के बाद भारी विवाद आया है। ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयान दिया था, अमिताभ बच्चन पर बयान दिया था, मीडिया वाले डांस दिखाते हैं, ये कहा था। ऐश्वर्या राय का डांस दिखाते हैं, ये कहा था। अमिताभ बच्चन का भी जिक्र किया था, गरीबों के बारे में बात नहीं करते, ये कहा था। अब आप सोचिए, मीडिया वाले, हमने कब ऐश्वर्या राय का डांस दिखाया भाई? मतलब सोचने की बात है। मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में ऐश्वर्या राय ने कोई इंटरव्यू भी दिया है। सोचिए, ये इस तरह का बयान। लेकिन कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बोला विक्षिप्त मानसिकता के हैं राहुल गांधी। बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब बयान है। इससे पहले बनारस में भी, काशी के लोगों के लिए भी, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लेकर भी एक विवादित टिप्पणी कर चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन वाले बयान पर बीजेपी काफी भड़क गई है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर असीम वकार है, मेरे साथ राजेश गुप्ता है, विवेक है, अनुराग भदौरिया है। अनुराग भदौरिया, आपको मैं मौका देता हूं, जो बातें कही अभी असीम वकार ने, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? और आपको लगता है ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि जया बच्चन आपकी राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह का बयान जायज है? राहुल गांधी का गठबंधन आज ही हुआ है आपका, क्या कहते हैं? 1 सेकेंड असीम वकार, आई विल कम टू यू। असीम जी, आई विल कम बैक। देखिए, जहां तक पीडीए का सवाल है, तो सभी जानते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े अगड़े हैं, आधी आबादी, आदिवासी, सब हमारे साथ हैं। यही हमारा फॉर्मूला है, सभी इसको जानते हैं। अच्छा, जो लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते और समझना नहीं चाहते, वो किनके साथ हैं ये सबको पता है। क्योंकि जो लोग विपक्ष के साथ नहीं हो सकते, जहां भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जिस तरह की अन्याय करती है, और वो जो विपक्ष के लोग विपक्ष के साथ ना खड़े होकर किसी दल के इनडायरेक्टली समर्थन में रहते हैं, तो हमें लगता है इसके बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुधांशु जी की बात है, सुधांशु जी हैं परेशान, उनकी अब यूपी में रहा नहीं है आसान। गठबंधन की जीत सुनिश्चित है सुधांशु जी, सुन लीजिएगा, और इनकी हार निश्चित है। नहीं, हार से सुधांशु जी थोड़ा परेशान है। नहीं, हार, एक सेकंड, आपने असीम वकार पर टिप्पणी करी, लेकिन उस पर वो जवाब देंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के बयान से अब राहुल गांधी की सहमत है, हाँ या ना बोलिए एक लाइन में। ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो बयान दिया राहुल गांधी ने, हाँ या ना? सुन तो लीजिए, देखिए उन्होंने किस कंटेस्ट में ये बात कही है। अरे किसी भी कंटेस्ट में कही हो बात। जब तक हम पूरी बात सुन नहीं लेंगे
नहीं, अब वो क्यों कहते हैं कहीं मीडिया किसने वाले कहीं किस वजह ऐश्वर्या से- राय जब तक बच्चन हम का वो डांस वीडियो दिखाते नहीं हैं देख लेंगे, हमारे चैनल में या जब किसी और तक- चैनल में ऐश्वर्या जब बच्चन तक राय हम का वी- ऐश्वर्या राय सुन तो बच्चन का लीजिए, डांस आपने लास्ट सुनिए, कब देखा जब बताइए तक आप हम मुझे। वो वीडियो, मेरी बात उसमें तो तो आप सुनिए, ज्यादा मेरी बात दिखते हैं, सुनिए। जब तक मैं ऐश्वर्या वीडियो राय नहीं बच्चन और देखूंगा- अमिताभ बच्चन से ज्यादा तो आप सुनिए, दिखते हैं चैनल पर। देखिए मेरी बात तो सुनिए, जब तक हम वो वीडियो नहीं देख लेंगे, नहीं सुन लेंगे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने ना देखा है ना सुना है। और जब मैं देख लूंगा, सुन लूंगा, तो अपनी बात जरूर रखूंगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो महिला सम्मान पे ना बोले। प्रदेश से आते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुधांशु जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद भी हैं वो तो वहां के। ऐश्वर्या राय बच्चन पर तो जवाब जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, आप इतने चैनल्स पे जाते हैं, अधिकतर चैनल्स आप देखते होंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन पर का डांस क्या किसी न्यूज चैनल पर आपने देखा है हाल फिलहाल के अंदर, बीते 5 साल के अंदर? बताइए। मैंने देखिए, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन साहब का ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा का प्रवक्ता नहीं हूं, वो सुधांशु जी से पूछिएगा, वो उनकी पार्टी में है। मैं खाली इतना कहना चाह रहा था कि चंद्रशेखर जी को आजाद समाज पार्टी को 1 सीट दी गई। आपने कहा कि आसिम वकार किसी के लिए काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर आपके यहाँ आए, गठबंधन किया, आपने मुसलमानों के वोट उनको दिलाए, उन्होंने आपको धोखा दिया, यानी वो आपसे ज्यादा अक्लमंद थे, आपको उन्होंने धक्का मारा और चले गए बीजेपी में। आरएलडी को आप लाए, आपने टिकट दिए, मुसलमानों का वोट दिलाया, आपके कहने पर मुसलमानों ने वोट दिया और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। आप मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। आप गलत लोगों पे भरोसा करते हैं, आपको राजनीतिक समझ नहीं है, आप राजनीतिक तरीके से देख नहीं सकते हैं। आप सेकुलर वोटों को इन लोगों को दिलवाते हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप हाथ जोड़कर नाक रगड़ के माफी मांगिए। बिरयानी की बात करते हो, कहां की बिरयानी खाते हो पता चल गया, आप किसकी बिरयानी खाते हो पता चल गया, किसका मसाला नमक ले रहे हो सब पता चल गया। बात सुनो, आपको बिरयानी और मसाला नमक याद आ रहा था, अब समझ में आया है कि मसाला कहां का है, नमक कहां का है, और कौन सा मसाला नमक आप मिला रहे हो अपनी बिरयानी में, अब समझ में आ गया। अगर चंद्रशेखर को सीट दी जा सकती है कि जो नमक आपको याद आ रहा था, तो नमक कहां का है ये समझ में आ गया है। अब प्रभु हमको बकसिए आप। असद वैसी से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मसाला नमक बहुत याद आ रहा था इतनी देर से। मुसलमान अगर अपने हक की बात करे, मैं समझ में, हम लोग की गारंटी है 2014 से आज तक नहीं गए बीजेपी में। पद से करोगे कि सत्ता पद से करोगे प्रभु? अगर वक्त पड़ जाएगा मुराद भदौरिया से करोगे कि हमसे करोगे? हम तो लड़ ही रहे तुम पलट जाओगे। आप मेरे साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ लड़िए ना, आप मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो प्रभु? आपका नमक पता चल गया ना, नमक मसाला कहां से मिल रहा है, पलट गई जो आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। अनुराग की बात का जवाब, चूड़ी टाइट कर दी तो भाग गए। देखिए इनको कहां से नमक मसाला मिल रहा है, जो कह रहे थे बिरयानी में नमक मसाला, अब नमक मसाला इनको कहां से मिल रहा है पता चल गया। अरे हम तो सत्ता पद से लड़ रहे हैं, आप हमसे लड़ रहे हो, इसका मतलब आप किसकी मदद करना चाहते हो? तो नमक मसाला कहां से आ रहा है समझ में आ गया प्रभु, मोदी जी आप पता चल गया है, आपको करना धरना कुछ है नहीं है। अब अनुराग को बोलने दीजिए ना, लेट अनुराग रिप्लाई। अनुराग अब अनुराग को 30 सेकंड दीजिए। अनुराग भदौरिया देखिए, नहीं क्यों रिप्लाई करने दे, मेरे बीच में बोल रहे थे ये। देखिए उनको मैंने रोका था, लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे। असीम वकार, कल अगर इशारा मिल जाए तो ये फौरन से अभी चले जाएंगे बीजेपी में, ये उस टाइप के आदमी है। ओके, अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं अभी आप बीजेपी में चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, फैमिली बीजेपी में चले जाएंगे भाई। ठीक है, देखिए अरे ठीक है, यही तो बात है। अखिलेश जी पहचान नहीं पाए इनको, पता चल रहा है। ये 2016 की पैदाइश, राजनीति में 2016 की पैदाइश, ये हमको राजनीति समझाएगा। पर्सनल कमेंट। अब ये आप बदतमीजी वाली भाषा पे उतर आए, आप बताओ ये इनका संस्कृति संस्कार, इनसे क्या बहस करूं? नहीं, बदतमीजी से बहस करने तुमने से क्या शुरुआत फायदा की, है? आदमी को बात करने की अकल नहीं, तुमने शुरुआत की बदतमीजी की। अरे क्या तुमने ताम क्या होता है? मैंने तुमने ताम किया क्या? अगर चाहते हो कि शराफत से बात हो मैंने तो शराफत से ही बात किया करो मुझसे। अरे कौन हो यार तुमसे शराफत से बात करें? कौन हो फालतू बकवास मार रहे हो बेवजह? हमने क्या बोला आपको? कुछ किया जबरदस्ती तुम ताम पे उतर आए? करो तुम, अगर गुंडागर्दी करो तो करो। क्या होता है? मैंने तो कुछ बोला क्या? टीवी पे बैठ के गुंडागर्दी करोगे यहाँ? मुसलमानों को गाली बकोगे तुम? अगर मुसलमान अपने हक की बात करेगा तो तुम मुसलमानों को गाली बकोगे, कहोगे मुसलमान बीजेपी में। यहाँ से कहां से शर्म नहीं आती है? कहां आ गया यहाँ पे भाई?
नहीं, मुसलमान उत्तर प्रदेश का बीजेपी में बजाय कि हिंदू मुसलमान कर रहे हो बीजेपी में उत्तर प्रदेश का हमने कब बोला हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। तुम क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हो बीजेपी में? इसके मतलब आप किसी की गोदी में खेल रहे हो। की बात करेगा किसी गोदी, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हो, हमसे कह रहे हो तुम इतने बड़े नेता हो भाई, और अन्य तुम इतने बड़े नेता हो, ये व्यक्तिगत तुम मुसलमानों को बीजेपी में बता दोगे। तुमको दिक्कत हो सकती है पार्टी से किसी से व्यक्तिगत क्यों हमला इतने बड़े नेता हो गए हो, इसके मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। मुसलमान अपने हक की बात करेगा, विषय पे आते हैं, विषयांतर हो रहा है, मेरा निवेदन स्वीकार करें, विषयांतर हो रहा है, विषय पे आइए प्लीज। अरे फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इनको कहीं कुछ मिलना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे पूरी जिंदगी, लाइन लगाए रहो यहाँ वहाँ पार्टी में, मिलना कहीं कुछ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हो, पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन। पॉलिटिकल डिबेट को रखिए, पर्सनल कमेंट्स मत रखिए। आप दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, दोनों लखनऊ से आते हैं। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत सारे चैनल्स पर आते हैं, माफ करिए सुधांशु जी और राजेश गुप्ता, आपको मैं इंतजार करा रहा हूं, लेकिन ये विषयांतर हो गया। ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के विषय में जो बात बोली गई, क्या वो सामान्य बात है जो राहुल गांधी ने बोली? अमिताभ बच्चन के लिए तू तलाक की बात करी? डिटेल में बता देता हूं। नहीं, सुन लीजिए, 65,000 से ज्यादा एनसीआरबी का डेटा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन उत्तर प्रदेश। एक साल में बच्चन क्या कर रही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर? और नहीं, मैं ऐश्वर्या बच्चन का क्या काम है? 30 सेकंड में उसमें अमिताभ बच्चन के साथ तू तलाक की भाषा हुई है। मीडिया एक जर्नलिस्ट की लिंचिंग कर दी गई है वहां पर, और बोला मारो मत, तुम्हारा मालिक कौन है? क्या हो क्या रहा है ये? नहीं, ये हुआ है विवेक जी? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सड़क पे जा रहे हैं राहुल गांधी और वहां शराब पी करके दंगाई घूम रहे हैं रातों रात। तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वाराणसी में क्या हो रहा है, तो इसमें सनातन धर्म पे अटैक हो गया। आप संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और अगर उन इश्यूज को रेस किया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं साहब राहुल सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। नहीं, दूसरा, ओके, यू मेड योर पॉइंट, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। जी देखिए, जो इन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कही, तो मैं विवेक जी को बता देना चाहता हूं, एनसीआरबी का डाटा पूरा देख के आया करिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट यूपी में 76% है, जो नेशनल एवरेज का डबल है। तो यह भी समझना चाहिए, सबसे प्रॉम्प्ट अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन करवाने में, यानी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट करके कार्रवाई करने में, तो वो है। और बड़ा सनातन धर्म की बात आपको याद आ गई भैया। आपका एक गठबंधन सहयोगी चेन्नई में कॉन्फ्रेंस करता है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और राहुल गांधी कहते हैं कि आपके नैरेटिव की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी अगर फेस करते हैं तो आप लोग सनातन करते हैं। ये अनफेयर है। ओके, सुधांशु मेक योर पॉइंट, वो 20 सेकंड नहीं बोले। सुधांशु मेक योर पॉइंट लगता है, हाँ बस 20 सेकंड में। देखिए, अभी जो अनुराग जी और असीम वकार जी के बीच में दिखा ना, उसका मैं आपको राजनीतिक निहितार्थ बता देता हूं। एमवाई गठबंधन वालों ने कांग्रेस आई के साथ जो गठबंधन किया, उसका मुख्य कारण एम है। और वसीम वकार जी की पार्टी में 2 बार एम है, MIM। और लाइटर नोट पे कहूं, अभी इन्होंने बिरयानी की बात दोनों ने कही, तो जनाब हम तो वेज बिरयानी वाले हैं, तो वेज बिरयानी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो दोनों के हिस्से में बराबर आती। मगर जो नॉन वेज बिरयानी वाले हैं, सुनिए अमीश जी, उनमें समस्या रहती कि वो पीस कहीं ऐसा ना हो, 2 हिस्से में पीस एक ही तो होते हैं नॉन वेज वाले, वो कौन ले जाएगा? झगड़ा इस बात का है। अच्छा, आप सब बिरयानी की बात कर रहे हैं, शाम मतलब रात का समय हो रहा है, हमारे व्यूअर्स को भी भूख लग गई होगी, लेकिन राजेश गुप्ता हमारे व्यूअर्स को भी भूख लग गई होगी, लेकिन राजेश गुप्ता, देखिए, आप कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लोक लाज बचा ली लोकतंत्र की। सुप्रीम कोर्ट को आप अभी मान रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में, सत्येंद्र जैन के केस में, संजय सिंह जी के केस में नहीं मानते, तो सिलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी है ना? अरे अमीश भाई, हमने कब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले देती है, गठबंधन वालों ने तो बोला फैसले देती है कानून के हिसाब से। इस बात सुनिए मेरी बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी बोलेगी वो कानून के हिसाब से बोलेगी, और कानून भाजपा ने PMLA एक्ट में बदल दिया, वो तो केरला हाई कोर्ट ने बोला है। अब आप उसको दिखाते नहीं, और यह बिरयानी की बातें हो रही है। अरबी में अभी जो मैं बहस देख रहा था, अभी मुसलमान के हक की, अरे भाई सबके हक की बात करो ना, ऐसी बातें करो जो सबके लिए अच्छी हो। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं साहब, हम तो कहते हैं गरीब की भला हो, मिडिल क्लास का भला हो, अमीर का भी भला हो जाए। देश में रहने वाले, चाहे वह ऐश्वर्या राय बच्चन जी हो, चाहे सोनिया गांधी हमारे यहाँ पर शादी करके आ गई, या वो बेचारी लड़कियां जो उस कुश्ती के लिए रो रही थी, जूते टांग दिए ब्रजभूषण सिंह जी ने, उनके साथ में गलत करा। संदेश खली की महिलाओं के लिए भी आवाज उठाइए, सम्मान करते हैं, सबकी बात करते हैं। संदेश खली की महिलाओं के लिए भी आवाज उठाइए। देश की एक लड़की की
सर हम उठा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो को उचित जांच हो और जो गलत है उसके खिलाफ सुधांशु बिल्कुल करना चाहिए। सुधांशु कहीं की भी हो करना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान कोई हो देश का नागरिक, हम उसका सम्मान करते हैं, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमारी पार्टी। संक्षेप में बोलता हूं, देखिए बगैर हिंदू मुसलमान के भेद के मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, मुसलमानों में 70% लोग हैं वो गरीब, जिनको किसी न किसी एक गरीब कल्याण योजना का लाभ जरूर मिला है। ये होता बिना भेदभाव के काम करना। और मगर ये भी बताना चाहता हूं कोर्ट पे, राजेश जी, ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पर तो कोर्ट गलत है और यहां पे कोर्ट निर्णय आ गया तो सही है। ये जो अब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू है, इसलिए। लेकिन अब वक्त एक ब्रेक का हो चला है। टक्कर के बुधवार एडिशन में एक अंतराल, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर कर रही है आपका इंतजार। देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन, वेडनेसडे का एडिशन। तथ्यो तथ्य में असी घची भटव राउस त पटनेव सान। आप में से ज्यादातर लोगों ने ना ये शब्द सुने होंगे, ना इनका मतलब आपको समझ आया होगा। आज जो मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं वो दिल से कर रहा हूं व्यूअर, लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर का काला इतिहास देखा होगा, ये शब्द सुनकर उनकी रूह कांप गई होगी, आपकी भी कांप जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो इस स्लोगन का अर्थ है हमें चाहिए हिंदू महिलाएं, लेकिन अपने मर्दों के बगैर। 1990 के दशक में भारत के कश्मीर में यह नारा आम था। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस नारे की बात क्यों कर रहा हूं, इसको याद क्यों दिलवा रहा हूं, इसका अर्थ और मतलब क्या है। तो अपना कलेजा मजबूत करके सुनिए। करीब 3 दशक बाद देश में एक बार फिर वैसे ही हालात हैं, वैसा ही माहौल है, वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। सिर्फ जगह बदलती है। तब कश्मीर था, आज पश्चिम बंगाल का संदेश खली है। आरोप है कि संदेश खली की महिलाओं के साथ क्रूरता की तमाम हदें पार हो गई हैं। संदेश खली की महिलाओं का आरोप है कि बीते कई सालों से उनके लिए हर दिन हर पल किसी नर्क से कतई कम नहीं था, क्योंकि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे दिन हो या रात जब चाहे उनके सम्मान को रौंदते थे, उनके साथ रेप करते थे। बेबसी का आलम देखिए। इन औरतों के पति, पिता और भाइयों के सामने ये लोग जबरदस्ती इन्हें खींच ले जाते थे। इन गुंडों का आतंक इतना था कि ये घर घर जाकर पूछते थे कि किसके घर में सुंदर और कम उम्र की महिला है, यानी चिन्हित करके महिलाओं को उठाया जाता था। ये बेखौफ गुंडे यहां तक कहते थे कि सुंदर महिलाओं पर उनके पति से पहले हमारा हक है। इन असहाय महिलाओं को जब मर्जी होती थी तब उठाकर पार्टी ऑफिस या घर ले जाया जाता था, टीएमसी के ऑफिस, और उनके साथ कई कई घंटों तक हैवानियत, बलात्कार किया जाता था। लेकिन सालों तक इस हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन जब 5 जनवरी को करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ रेड की, तब इन महिलाओं ने भी पहली बार हिम्मत जुटाई और अपने साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठा डाली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इन महिलाओं के जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं था, क्योंकि इन महिलाओं के बारे में कहा गया कि जो महिलाएं चेहरा छुपाकर बयान दे रही हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। इन महिलाओं की पीड़ा, दर्द और सच्चाई को जानने की जगह यहां तक कह दिया गया कि संदेश खली आरएसएस का गढ़ है और पूरे विवाद के पीछे बीजेपी वालों का हाथ है। ताज्जुब की बात यह है कि ये बातें किसी और ने नहीं कही, बल्कि खुद सूबे की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कही। हालांकि जब सियासी बवाल मचा तो ममता ने कहा कि दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। यह तो बंगाल की मुख्यमंत्री की बात हो गई, लेकिन जो नेता ढोल पीटकर दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं उन्होंने भी इस बात पर आंखें मूंद रखी। संदेश खली की पीड़ित महिलाओं में कोई आदिवासी थी, कोई दलित थी, तो कोई ओबीसी समुदाय से थी। लेकिन हाथरस से लेकर मणिपुर तक महिलाओं की सम्मान पर जमीन और आसमान एक करने का दावा करने वाले विपक्षी नेताओं की संदेश खली पर खामोशी की वजह वहां की पीड़ित महिलाएं भी जानती होंगी।
और देश की जनता भी सब कुछ समझ रही है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इशारों इशारों में ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और यह तक कहा कि शाहजहां शेख कानून तोड़कर भागा हुआ है। और हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति इस मामले की असली जड़ है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कोर्ट ने यह भी कहा चाहे शाहजहां शेख के खिलाफ हजारों झूठे आरोप हो, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो सरकार को उसकी जांच करनी होगी। सोचिए, आजाद भारत के इतिहास में मैंने ना खबर ऐसी कभी पढ़ी है, ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है। हाँ, कश्मीर में जरूर हुआ था, अब बंगाल में हो रहा है और बाकी तो कहना ही क्या। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको उम्मीद है कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।